गुड मॉर्निंग, नमस्कार। इसके पहले पिछली वाली वीडियो में हमने बात किया था राष्ट्रीय प्रतीक और राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर। अभी हम लोग बात करेंगे राष्ट्रगान पर। राष्ट्रगान जो भारत का राष्ट्रगान है, जनगण मनगढ़, राष्ट्रगान के रचनाकार रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। राष्ट्रगान की रचना किसने किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के साथ साथ किस अन्य देश का राष्ट्रगान की रचना किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा भारत तथा बांग्लादेश, दो देशों के राष्ट्रगान की रचना किया गया था। राष्ट्रगान पर अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रगान को संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को स्वीकृति प्रदान किया गया। तो संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगान को कब स्वीकृति दिया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। राष्ट्रगान का सर्वप्रथम प्रकाशन 1912 में हुआ था। तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में सर्वप्रथम राष्ट्रगान का प्रकाशन हुआ और भारत भाग्य विधाता, तत्वबोधिनी पत्रिका में सर्वप्रथम राष्ट्रगान का जो प्रकाशन हुआ था वह भारत भाग्य विधाता नामक शीर्षक से हुआ था। तो राष्ट्रगान का सर्वप्रथम प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था? तो तत्वबोधिनी पत्रिका में हुआ था। राष्ट्रगान का प्रकाशन तत्वबोधिनी पत्रिका में किस शीर्षक से हुआ? तो भारत भाग्य विधाता नामक शीर्षक से हुआ था। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम गाया कब किया गया? यानी राष्ट्रगान का सर्वप्रथम गायन किस वर्ष हुआ? तो 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में राष्ट्रगान को सर्वप्रथम गाया गया था। राष्ट्रगान का सर्वप्रथम प्रकाशन जो है 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता नामक शीर्षक से हुआ था। लेकिन सर्वप्रथम राष्ट्रगान का गायन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? तो कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में। 1911 में जब कलकत्ता में अधिवेशन हुआ यानी सर्वप्रथम राष्ट्रगान का गायन हुआ तो कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित बिशन नारायण दत्त के द्वारा कलकत्ता अधिवेशन जो 1911 में हुआ, जहां पर सर्वप्रथम राष्ट्रगान का गायन हुआ, पंडित बिशन नारायण दत्त के द्वारा इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया। राष्ट्रगान का संगीतमय धुन, राष्ट्रगान का संगीतमय धुन किसने तैयार किया था? तो कैप्टन राम सिंह के द्वारा। कैप्टन राम सिंह के द्वारा राष्ट्रगान का संगीतमय धुन तैयार किया गया था। राष्ट्रगान की बात करेंगे तो समय क्या होता है, यानी राष्ट्रगान गाने का समय कितना होता है? तो 52 सेकेंड। 52 सेकेंड राष्ट्रगान गाने का समय होता है। लेकिन कभी संक्षिप्त में गाना हो तो 20 सेकेंड में ही राष्ट्रगान को गाया जाता है। यानी राष्ट्रगान के गायन का समय क्या है? तो 52 सेकेंड है। राष्ट्रगान को संक्षिप्त रूप से कितने समय में गाया जाता है? तो 20 सेकेंड।
राष्ट्रगान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। अगर हम बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की, तो इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे गीतांजलि। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की सबसे महत्वपूर्ण रचना है। इसी गीतांजलि के लिए 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, या नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि किसकी प्रसिद्ध रचना है, तो रविंद्रनाथ टैगोर की। उसके बाद पोस्ट ऑफिस भी इनकी रचना है। चंडालिका, उसके बाद हंगरी स्टोन्स, उसके बाद गोरा। ये कुछ चर्चित रचनाएं हैं जिसमें इन रचनाओं में सबसे ज़्यादा चर्चित रचना होती है गीतांजलि, जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। गीतांजलि किसकी रचना है, तो रविंद्रनाथ टैगोर की है। किस उपन्यास के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, तो गीतांजलि के लिए। रविंद्रनाथ टैगोर की अगर हम बात करते हैं तो इनको नाइटहुड की उपाधि मिली थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिया गया था। उसके बाद महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ही सर्वप्रथम महात्मा कहा गया था। यानी गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, और गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को सर्वप्रथम गुरुदेव कहा था। तो अगर पूछा जाए कि गुरुदेव किसे कहा जाता है, तो रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। तो राष्ट्रगान की बात हो गई। राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। गायन का समय क्या होता है, तो 52 सेकेंड, और संक्षिप्त रूप से कितने समय में गाया जाता है, तो 20 सेकेंड में गाया जाता है। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। अब यहाँ पे बात करते हैं कि भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने किया था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। यानी राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने किया है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया है। बंकिम चंद्र चटर्जी की एक उपन्यास है जिसका नाम है आनंद मठ। आनंद मठ, इसी उपन्यास से जो वंदे मातरम है, जो भारत का राष्ट्रीय गीत बना है, यानी राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है, तो आनंद मठ से लिया गया है। और एक सवाल और आता है, सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से मिलता है, तो इसी आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। बंकिम चंद्र चटर्जी की अगर बात करते हैं तो इनकी एक और चर्चित पुस्तक है दुर्गेश नंदनी। दुर्गेश नंदनी किसकी रचना है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी की है। उसके बाद राजा मोहन्स वाइफ, ये भी एक रचना है बंकिम चंद्र चटर्जी की ही। यानी आनंद मठ के लेखक कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। दुर्गेश नंदनी किसकी रचना है, बंकिम चंद्र चटर्जी की है। राजा मोहन्स वाइफ किसकी रचना है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी की है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है, तो आनंद मठ से लिया गया है। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में है,
तो आनंद मठ में ही है। राष्ट्रीय गीत की बात करेंगे अगर, तो राष्ट्रीय गीत के गायन का समय, गायन का जो समय होता है वह 1 मिनट 5 सेकेंड का होता है। 1 मिनट 5 सेकेंड यानी कि 65 सेकेंड का समय होता है। यानी राष्ट्रगान गाने के लिए जो समय होता है 52 सेकेंड का, और राष्ट्रगीत गाने का जो समय होता है वह 65 सेकेंड का होता है। जो हमारा संसद की कार्यवाही होती है, संसद की जो कार्यवाही होती है वह राष्ट्रगान से शुरू होती है और राष्ट्रगीत पर जाकर ख़त्म होती है। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय गीत के बारे में, राष्ट्रीय गीत, तो राष्ट्रीय गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो अरविंद घोष ने किया था। राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? अरविंद घोष ने किया था। अरविंद घोष की बात किया जाएगा तो इनकी भी कुछ रचनाएं होती हैं, जैसे सावित्री, एसेज ऑन गीता, द लाइफ डिवाइन, द लाइफ डिवाइन। उसके बाद पूछा जाता है आरविले आश्रम, आरविले आश्रम की स्थापना किसने किया था? अरविंद घोष ने। और इसमें सबसे चर्चित होती है द लाइफ डिवाइन पुस्तक का लेखक कौन है? तो अरविंद घोष है। एसेज ऑन गीता किसकी रचना है? तो अरविंद घोष की है। राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो अरविंद घोष ने किया था। अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय गीत का उर्दू में अनुवाद किसने किया था, तो उर्दू में अनुवाद किया था आरिफ मोहम्मद खान ने। यानी राष्ट्रीय गीत का उर्दू में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा किया गया। आरिफ मोहम्मद खान जो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिला से संबंधित हैं। वर्तमान में ये केरल के राज्यपाल हैं। वर्तमान में ये केरल के राज्यपाल हैं। इनकी एक जो चर्चित पुस्तक है टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पुस्तक की रचना किसने किया है? तो आरिफ मोहम्मद खान ने किया है। राष्ट्रीय गीत का उर्दू में अनुवाद किसने किया है? तो आरिफ मोहम्मद खान ने किया है। वर्तमान में आरिफ मोहम्मद खान किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो केरल के हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री कौन हैं। अभी बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर की। तो सवाल पूछा जाएगा कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है शक संवत। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है? तो शक संवत है। शक संवत को भारत सरकार के द्वारा 22 मार्च 1957 को, शक संवत को भारत सरकार ने राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में 22 मार्च 1957 को अपनाया था। शक संवत की बात करेंगे तो शक संवत को 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा प्रारंभ किया गया था। शक संवत किसने प्रारंभ किया था? तो कनिष्क ने। कनिष्क के द्वारा शक संवत कब प्रारंभ किया गया? 78 ईस्वी में। कनिष्क की बात करेंगे तो कनिष्क जो है कुषाण वंश का शासक था। कनिष्क को द्वितीय अशोक, कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। कनिष्क के ही शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन
कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। तो कनिष्क ने ही 78 ईस्वी में शक संवत प्रारंभ किया था। 22 मार्च 1957 को शक संवत को राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में स्वीकृति दिया गया। शक संवत का प्रथम माह जो होता है चैत्र होता है। शक संवत का प्रथम महीना कौन सा है? तो चैत्र है। और शक संवत का अंतिम माह फागुन है। शक संवत का प्रथम माह कौन सा है? चैत्र है। शक संवत का अंतिम माह कौन सा है? तो फागुन है। अगर एक सवाल पर और चर्चा करते हैं, सवाल आता है कि शक संवत और विक्रम संवत, शक संवत और विक्रम संवत में कितने वर्षों का अंतर है? तो शक संवत 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ है, विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ है। विक्रम संवत और शक संवत में कुल मिलाकर 135 वर्ष का अंतराल होता है। शक संवत और विक्रम संवत में कितने वर्ष का अंतराल होता है? तो 135 वर्ष का अंतराल होता है। तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत है। शक संवत को भारत सरकार ने राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में कब स्वीकृति दिया? तो 1957 में। अगर हम 1957 की बात करते हैं तो 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था, जिसकी सिफारिश पर भारत में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत का चुनाव होना प्रारंभ हुआ। तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में हुआ। भारत में दशमलव आधारित मुद्रा का प्रचलन, भारत में दशमलव आधारित मुद्रा का प्रचलन भी 1957 में ही हुआ था। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री जो हैं गोविंद बल्लभ पंत, उनको भारत रत्न से ही सम्मानित 1957 में ही किया गया। यानी 1957 पे हम बात करते हैं तो शक संवत को राष्ट्रीय कैलेंडर भारत सरकार ने घोषित किया। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न दिया गया। भारत में सर्वप्रथम दशमलव आधारित मुद्रा का प्रचलन हुआ और बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें।